हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीजीटी फिजिक्स 2021 के रिमेनिंग क्वेश्चन के सोल्यूशन के बारे में। कुछ क्वेश्चन के सोल्यूशन मैंने वीडियो के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 में करवा रखे हैं। तो मैं आप लोगों से यही रिकमेंड करूँगी कि ये वाला वीडियो देखने से पहले आप वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 5 ज़रूर देखें, जिससे कि आप लोगों को कंप्लीट सोल्यूशन मिले। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे नंबर 94। 93 तक हम लोग कल सॉल्व कर चुके थे। तो आज देखिए ये क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है। द डायनेमिक प्लेट रेजिस्टेंस आरपी, म्यूचुअल कंडक्टेंस जीएम एंड एम्प्लीफिकेशन फैक्टर म्यू ऑफ ट्रायोड वाल्व आर रिलेटेड टू ईच अदर एज। तो आपसे पूछ रहा है कि ट्रायोड वाल्व के लिए जो एनोड प्रतिरोध आरपी, अन्योन्य चालक जीएम तथा प्रवर्धन गुणांक म्यू में क्या रिलेशन होता है। तो इसके लिए देखिए इसमें रिलेशन होता है वो होता है म्यू इक्वल्स टू आरपी मल्टीप्लाइड बाई जीएम। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका दिया हुआ है म्यू इक्वल्स टू आरपी मल्टीप्लाइड बाय जीएम, ये ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका क्या होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 95 है वो क्या दिया हुआ है। द मीन सेपरेशन ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन मून दैट कैन बी रिवॉल्व बाई that can be resolved by a 500 centimeter telescope aperture is। आपसे पूछा है चंद्रमा पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच औसत दूरी क्या होगी जिनका कि 500 सेंटीमीटर द्वारक वाले दूरदर्शी से विभेदन किया जा सकता हो। और चंद्रमा की दूरी जो है दी है 4 × 10⁵ किलोमीटर तथा नेत्र की सर्वाधिक सुग्राहिता जो है के लिए तरंग दैर्घ्य जो आपको दिया है वो दिया है 5500 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर देखिए जो इसको सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप का। तो इसमें क्या होगा, डी फाई इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी। ओके, तो यहाँ से हम डी फाई जब कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1.22 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई 5500, जो लैम्डा जो दिया है इतना ही दिया है और एंगस्ट्रॉम में दिया है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10⁻⁻10 मीटर। ओके, और डी जो आपको दे रखा है सेपरेशन कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, जिनकी दूरी जिनका कि 500 सेंटीमीटर द्वारक वाले दूरदर्शी से विभेदन किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो डी की वैल्यू है वो 500 दे रखी है, ठीक है। और 500 ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में हम कन्वर्ट कर लेंगे तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से जब हम टोटल डी फाई कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, डी फाई की जो वैल्यू है आपकी आएगी ये कैलकुलेशन के बाद 13.42 10⁻⁻8 रेडियन आ जाएगी। ओके, अब देखिए फिर ये डी फाई जो होता है उसका एक और भी जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डी फाई इक्वल्स टू एक्स अपॉन डी। ओके, तो यहाँ से हमें कैलकुलेट क्या करना है इस क्वेश्चन में, एक्स ही कैलकुलेट करना है। तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी फाई मल्टीप्लाइड बाई डी। तो अब देखिए यहाँ से हम डी फाई की वैल्यू तो कैलकुलेट कर लिए हैं 13.42 10⁻⁻8 एंड जो डी है वो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 × 10⁻8। ओके, तो यहाँ से जब हम x को कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये वाली जो वैल्यू है आपकी आएगी 53.6 मीटर। तो इसमें देखिए यहाँ पर 53.6 मीटर ऑप्शन आपका जो है सी इसमें क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया है
क्वेश्चन नंबर 96 जो है आपका दिया है ये है कि 1.20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी applied to stop the fastest photoelectron emitted by a nickel surface under the action of ultraviolet light of wavelength 2000 angstrom. Calculate the work function of nickel. तो आपसे पूछ रहा है वर्क फंक्शन क्या होगा निकल का। इसके लिए जो वेवलेंथ है और स्टॉपिंग पोटेंशियल ये दोनों आपको दे रखा है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन एनर्जी इक्वेशन वाला जो फॉर्मूला था उसी के थ्रू ये कैलकुलेट होता है। तो फिर देखिए यहाँ पे जो होता है क्या ई वी नॉट इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा माइनस फाई नॉट, जहाँ पे ये फाई नॉट क्या है वर्क फंक्शन है और यही हमें कैलकुलेट करना है। और ये वी नॉट क्या है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो देखिए यहाँ से जो फाई नॉट है वो इक्वल्स टू हो जाएगा एच सी अपॉन लेमडा माइनस ई वी नॉट के। ओके, अब देखिए फाई नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एच सी जो है इसकी वैल्यू जनरल वैल्यू क्या होती है एंगस्ट्रॉम में जब हम लेमडा को रखते हैं तो एच सी को जब वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करेंगे पूरा तो क्या आता है 12,400। ये एक जनरल मतलब जनरल वैल्यू है इसकी। जब भी एच सी आए और लेमडा एंगस्ट्रॉम में दिया हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं 12,400। ठीक है, तो ये लैम्डा की जो वैल्यू है आपकी दी हुई है 2000 और माइनस जो है यहाँ पे ई वी नॉट जो दिया है वो कितना है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो वैल्यू है इस क्वेश्चन में वो दे रखा है 1.2। तो 1.2 यहाँ पे रख देंगे 1.2 तो डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा ई वी है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हो जाएगा। ठीक है, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब देखिए यहाँ से जब इसे कैलकुलेट करेंगे ये इसको डिवाइड करके तो ये वाली वैल्यू भी क्या आएगी यहाँ से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही ये आता है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे फाई नॉट जो वर्क फंक्शन है ये कितना हो जाएगा 6.20 माइनस 1.20 तो ये आ जाएगा आपका 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो यहाँ से देखिए आपका ऑप्शन जो है इस वाले क्वेश्चन का 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा 96 का। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 97 है वो आपका दिया है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ परफेक्ट गैस इज इक्वल टू। एक आदर्श गैस की प्रति आयतन गतिज ऊर्जा बराबर होती है। तो देखिए जो काइनेटिक एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी वो आदर्श गैस के लिए कई सारे टर्म में लिखी जाती है, पर यहाँ पे ये देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन जो आपका किसके टर्म में दिया हुआ है तो ये प्रेशर के टर्म में दिया हुआ है। तो हम लोग इसे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो प्रेशर P इक्वल्स टू जो फार्मूला होता है वो क्या होता है P इक्वल्स टू एक फार्मूला 2/3 वी यू अपॉन वी। ये यू जो है यहाँ पे ये इंटरनल एनर्जी होता है इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये वी क्या है ये आयतन है। तो यहाँ पर ये जो प्रेशर तो इसको हम क्या लिखेंगे इनडायरेक्टली ये क्या हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यही तो काइनेटिक एनर्जी होता है। तो यहाँ से जब हम U इक्वल्स टू कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/2 P अपॉन V। अब देखिए U अपॉन V इक्वल्स टू क्या आएगा 3/2 P। तो ये आपका आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्रति आयतन गतिज ऊर्जा। यही तो पूछा है पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा तो ये आपका हो जाएगा 3/2 आया था ना यहाँ पे 3/2 P। ओके, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो आपका है बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर 98 दिया हुआ है एट व्हाट टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी द फ़ारेनहाइट एंड केल्विन
थर्मामीटर स्केल गिव इक्वल न्यूमेरिकल वैल्यूज़। तो ये पूछ रहा है किस ताप पर एक पिंड के लिए फ़ारेनहाइट तथा केल्विन तापमान पे स्केल एक समान संख्यात्मक मान देते हैं। तो देखिए इसके लिए बहुत ही सिंपल फार्मूला है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, जो इसके टेम्परेचर कन्वर्जन का है स्केल वाला। तो यहाँ पे देखिए केल्विन में दिया हुआ है, टेम्परेचर केल्विन में ही पूछा है ना, केल्विन और फ़ारेनहाइट का इक्वल है। तो यहाँ पे F इक्वल्स टू क्या होता है, F -32/180 ये होता है आपका केल्विन और 273 डिवाइडेड बाई 100। ओके, ये जो आपका आ जाएगा यहाँ से। अब इसमें ये क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया हुआ है कि इक्वल न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहे हैं दोनों, केल्विन और फ़ारेनहाइट दोनों। तो यानी कि ये जो F और ये जो K है, इसका ये क्या है, दोनों आपस में ये बराबर हैं, F इक्वल्स टू K। तो इसको एक हम जनरल टेम्परेचर हम T ले लेंगे यहाँ पे। ओके, और यही वैल्यू पूछ रहा है आपसे कि कितना है, कितना होगा। तो देखिए T -32 डिवाइडेड बाई 180 इक्वल्स टू K माइनस K की जगह पे हम भी यहाँ पर भी क्या पुट करेंगे, T। ओके, तो ये आपका हो जाएगा T -273 डिवाइडेड बाई 100 और डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये T ये आपका आ जाएगा 5, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 9 और ये आपका आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये यहाँ से हो जाएगा 5T -160 इक्वल्स टू 9T -2457। ओके, 2457। जब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाली वैल्यू इस तरह से निकल के आएगी। और देखिए T इक्वल्स टू यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 574 डिग्री। तो यही जो कॉमन टेम्परेचर है वो किसके इक्वल होगा, यही पूछा है यहाँ पे। तो क्या ऑप्शन आया था, 574, यानी कि जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 99 जो दिया है आपका, वो ये दिया है कि the gain in potential energy of an object of mass m raised from the surface of earth to height equal to the radius of earth is, यही पूछा है आपसे कितना होगा। और जो g है वो दिया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस। पूछ रहा है आपसे द्रव्यमान m के एक पिंड को पृथ्वी सतह से पृथ्वी अर्ध व्यास के बराबर ऊंचाई तक उठाने पर स्थितिज ऊर्जा में हुई लाप्ति है। तो देखिए इसको जो सॉल्व करेंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वही नॉर्मली यहाँ पे लगाएंगे। तो ये पूछ रहा है गेन कितना होगा, मतलब एक हाइट से सरफेस से हाइट तक उठाने में कितना लगेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो U है एट पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट पहले रखेंगे, U एट हाइट माइनस U एट सरफेस, U सरफेस। ओके, तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाता है, जो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा लिखी किस में जाती है, माइनस में। तो यहाँ पे देखिए माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m, कैपिटल M जो है ये मास ऑफ अर्थ है। ठीक है, और यहाँ पे 2r और माइनस GM, ये पहले माइनस लगा हुआ है और एक और माइनस का साइन जो होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो आती है क्या निकल के नेगेटिव में, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये कैपिटल R रेडियस ऑफ अर्थ होता है। ठीक है, तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी G कैपिटल M स्मॉल m
और अपॉन 2r। ओके, अब देखिए जो g की वैल्यू होती है स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो क्या होता है g m अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जो ये मास जो है ये अर्थ का मास होता है, इसको एम ई भी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए डेल्टा यू जो है वो क्या आ जाएगा आपका, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम जी आर। ओके, तो इसमें ये वाला स्मॉल एम आएगा क्योंकि यहाँ से फिर जी के टर्म में यहाँ पे रखेंगे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके, तो ये वाला कैपिटल एम जो होगा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, इसका आंसर यही आएगा हाफ स्मॉल एम जी आर। ओके, तो देखिए ऑप्शन जो आपका बी है 99 का वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 जो है वो क्या दिया हुआ है, द फंक्शन ऑफ अ डिटेक्टर इज टू demodulate the modulated carrier wave and the step for the process are। तो यहाँ पे दिया है संसूचक का कार्य मॉड्यूलित वाहक तरंगों को डीमॉड्यूलेट करना है तथा इस प्रक्रिया के चरण हैं। तो इस प्रक्रिया के क्या चरण हैं, देखिए क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है रिफ्लेक्टिंग एंड फिल्टरिंग, यानी कि दृष्टिकरण एंड फिल्टरिंग। तो ये आपका ऑप्शन जो है 100 का वो सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जब मॉड्यूलित वाहक तरंगों को डीमॉड्यूलेट करना होता है, यानी मॉड्यूलेट को डीमॉड्यूलेट करना होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन एंड फिल्टरिंग प्रोसेस। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका जो 101 है, ये दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज अ कूलेंट मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है और कई बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो इसमें पूछा है कि एक नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतलक विमंदन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, हैवी वाटर। ये हम सभी जानते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में हैवी वाटर का यूज होता है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 102 है वो क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज स्पेशल केस ऑफ। तो देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ जो कूलिंग है वो किसका स्पेशल केस है, तो ये क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं स्टीफन लॉ के बारे में। तो स्टीफन लॉ में क्या होता है, जब अगर टेम्परेचर जो है बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस, अगर मान लीजिए स्टीफन लॉ स्टीफन लॉ में जब टेम्परेचर जो डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बीच में, बॉडी एंड सराउंडिंग के बीच में। ओके, सराउंडिंग और बॉडी के बीच में जब टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, तो बहुत ही स्मॉल होता है या फिर नेग्लिजिबल हो, ठीक है। तो तब क्या होता है, जो स्टीफन लॉ है वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में। ओके, तो देखिए यहाँ पे इसका जो मतलब जो स्टीफन लॉ है उसका फॉर्म क्या होता है, वो होता है डी क्यू अपॉन डी टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4 माइनस टी एस। ये जो है टी एस क्या है, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो। ओके, तो ये इतना होता है और फिर क्या होगा, डेल्टा टी जब यहाँ से अगर डेल्टा टी हम देखें तो डेल्टा टी क्या होगा, टी माइनस टी एस। ओके, टी माइनस टी एस। तो जब डेल्टा टी बहुत ही कम हो, यानी कि ज़ीरो हो, मतलब ज़ीरो की तरफ टेंड करे, बहुत ही स्मॉल हो, तो ये क्या डी क्यू बाई डी टी किस में कन्वर्ट हो जाता है, डी क्यू बाई डी टी जो किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है आपका, वो हो जाता है टी माइनस टी एस के। ओके, तो यही टी माइनस टी एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी क्यू बाई डी टी, यही क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। तो देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज़ अ स्पेशल केस ऑफ
स्टीफन लॉ। स्टीफन के लॉ का ये क्या है, स्पेशल केस है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 103 जो दिया है आपका, दिया है टू इक्वल चार्जेस Q1 Q2 and are placed close to each other. If a third charge Q3 is brought near to it, the force now exerted by Q1 on Q2। तो इसमें आपसे पूछ रहा है Q1 और Q2 दो आवेश एक दूसरे के सन्निकट रखे हैं। यदि तीसरा आवेश Q3 इनके पास लाया जाता है, Q1 Q2 पर Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला अब बल क्या होगा। मतलब इसमें ऑप्शन दिया है घटता है, बढ़ता है, वही रहता है, शून्य हो जाता है। तो देखिए इसमें जो हमारा है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो फोर्स है मतलब बिटवीन एनी टू चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर चार्जेस इन द यूनिवर्स। यानी कि दो पार्टिकल के चार्ज पार्टिकल के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा किसी दूसरे चार्ज के मतलब फोर्स से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि वो क्या होगा, रिमेन सेम रहेगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 103 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 104 जो है आपका 104 नंबर वो दिया है आप यहाँ पे, अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट इज, पूछ रहा है आपसे स्पीड क्या होगी सैटेलाइट की, और रेडियस दिया है अर्थ की, फिर जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी दे रखा है कि पृथ्वी के परितः एक उपग्रह पृथ्वी की सतह से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूम रहा है, उपग्रह की चाल होगी। तो देखिए इसमें जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो V0 इक्वल्स टू रूट अंडर GME/r। तो ये V0 इक्वल्स टू ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे GME अपॉन स्मॉल r। लेकिन जो ये स्मॉल r है, लेकिन ये क्या है, यहाँ से मान लीजिए कि ये अर्थ है और इस पे h ऊंचाई पर जो है वो क्या कर रहा है, सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है इस ऑर्बिट के अराउंड। तो देखिए यहाँ पर जो r है, r किस में चेंज हो जाएगा, r इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, r प्लस कैपिटल h। अब मतलब आर ई प्लस कैपिटल एच है, स्मॉल एच, जो भी हम हाइट को कंसीडर कर लें वो। तो यहाँ पे जो V0 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आप देखिए रूट अंडर, ये पूरा है रूट अंडर GME अपॉन RE प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ से जब हम पूरी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो इसकी वैल्यू दी हुई है कैपिटल G की, वो क्या दिया हुआ है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 10⁻24 ME की जो वैल्यू है वो, ओके। अब R और ये जो है R की वैल्यू 6400 दिया हुआ है, प्लस 600 इसमें ऐड कर देंगे और फिर ये पूरा कितना आ जाएगा आपका, इसको इसमें 600 ऐड करेंगे और मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3, क्योंकि ये किलोमीटर में दिया हुआ है। तो यहाँ से जब V0 हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 7.6 किलोमीटर पर सेकेंड, ओके। तो ये देख लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर जो ये है 104 का, उसका ऑप्शन जो आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, ओके। अब देखिए 105 नंबर में क्या दिया हुआ है, आपसे पूछा है कि द बेस्ट फिल्टर यूज्ड इन अ पावर सप्लाई इज़। पावर सप्लाई में जो बेस्ट फिल्टर जो होता है वो कौन सा यूज होता है। तो हम लोग जानते हैं कि पावर सप्लाई में जो पाई सेक्शन फिल्टर होता है वो क्या होता है, बेस्ट होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है वो ये दिया है कि द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ अ वायर दैट कैन बी स्ट्रेच्ड विदाउट ब्रेकिंग
आपको ब्रेकिंग स्ट्रेस दे दिया है और डेंसिटी जो है वायर की वो दे दी है। ठीक, एक तने हुए तार की बिना टूटे महत्तम लंबाई है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, स्ट्रेस इक्वल्स टू है स्ट्रेस इक्वल्स टू लेंथ इंटू डेंसिटी इंटू जी। ओके, लेंथ लेंथ इंटू डेंसिटी इंटू जी। ओके, तो ये देखिए S इक्वल्स टू आपका हो जाएगा L डेंसिटी ऑफ वायर यानी कि रो W मल्टीप्लाइड बाय G। तो L कैलकुलेट करना है, यहाँ से L बराबर हो जाएगा S अपॉन रो W इंटू जी। ओके, तो यहाँ पे सबकी वैल्यू दे रखी है। S की वैल्यू दी है आपकी 7.2 इंटू 10⁸ और रो की जो वैल्यू है वो दी है 7.8 10⁻³ और जी की वैल्यू यहाँ पे हम 10 ले लेंगे। ओके, तो जब हम इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आएगा L इक्वल्स टू 9.2 किलोमीटर। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, किलोमीटर में आंसर आएगा, मीटर में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये सारी वैल्यू, ये 3 ऊपर जाएगा, ये 5 हो जाएगा, एक से एक फिर वो कैंसिल होगा, ये 4 हो जाएगा। और जब इसको इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो 9.2 के अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया हुआ है आपका, और ये किलोमीटर में आएगा क्योंकि यहाँ पे 3 जो होगा वो 10⁻³ और होगा ऊपर। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर C जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि 9.4 यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, 9.2 नहीं, अप्रॉक्सीमेट हम ले लेंगे 9.4 किलोमीटर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 107 है आपका, वो क्या है, ये रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है। देखिए, इफ़ 25% of radioactive material decays in 5 years, how much of the original material will be left undecayed after 20 years? तो एक रेडियो सक्रिय पदार्थ का 25% 5 वर्ष में क्षय हो जाता है, तो कितना प्रारंभिक पदार्थ 20 वर्षों में मतलब अक्षयित रहेगा, यानी कि अनडिकेड रहेगा। ओके, तो देखिए इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं n इक्वल्स टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t। ओके, तो यहाँ पे जो आपका लैम्डा जो है वो क्या होता है, वो डीके कांस्टेंट होता है। अब डीके अमाउंट जो दे रखा है आपका, डीकेड अमाउंट जो है वो कितना दिया हुआ है, 25%। ओके, डीके अमाउंट जो है उस मटेरियल का वो कितना दिया है, 25%। तो अनडिकेड कितना हो जाएगा, अनडिकेड जो आपका बचेगा वो कितना हो जाएगा, 75%, यानी कि अनडिके जो होगा वो आपका बचेगा 75%। ओके, तो यहाँ से देखिए ये आपका हो जाएगा 75% रिमेनिंग हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम n की जगह पे कितना रखेंगे, 75%। परसेंट को अब चेंज कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 75/100। ये जो n क्या होता है, ये अनडीके वाला ही होता है, और इनिशियल जो कितना हम मटेरियल लिए हैं वो क्या है, n0 है। ठीक है, तो इसका जो है 25% तो डीके हो गया है, तो बचा कितना, 75%। तो वही यहाँ पे फॉर्मूले में हम लिख रहे हैं, और ये हो जाएगा आपका n0, और यहाँ पे ये n0 है। ठीक, n0 का इतना परसेंट है। तो अब देखिए e की पावर -5 लैम्डा, और यहाँ पे लैम्डा t था, तो t वैल्यू कितनी दी है, 5 ईयर में ये 25% क्या हो रहा है, डीके हो रहा है। ओके, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो
तो ई की पावर जो 5 लैम्डा है, इसको हम अगर प्लस में लिखेंगे तो ये वाली वैल्यू जो है वो इन्वर्स हो जाती है, यानी कि 100/75 हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये 100/75 हो जाएगा, तो इसको हम ln में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए ln e टू द पावर 5 लैम्डा इक्वल्स टू ln, इसको जब हम ये करेंगे, कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 4/3। तो अब देखिए यहाँ पर जो ये वैल्यू आ रही है 4/3 इसकी पूरी, अब यहाँ से क्या सॉल्व करेंगे, ये 5 लैम्डा, यानी कि ये 5 है, ये 5 लैम्डा इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा, 5 लैम्डा इक्वल्स टू ln 4/3। क्योंकि अगर हम लॉगरिदम जब भी लेते हैं, नेचुरल लॉगरिदम, तो ये जो e टू द पावर है, e टू द पावर वो क्या होता है, वो हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है, अब ये 5 लैम्डा की जो वैल्यू है किसके बराबर आ गई, ln 4/3 के बराबर आ गई। ठीक, अब इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि जो 20 ईयर मतलब हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल मटेरियल विल बी लेफ्ट अनडिकेड आफ्टर 20 ईयर। तो अब ये आपसे 20 ईयर के बाद पूछ रहा है कि कितना मतलब अनडिकेड मटेरियल बचा रहेगा। तो मान लीजिए कि 20 ईयर के बाद एक्स जो है वो रिमेन बचा रह रहा है, अनडिकेड बचा रह रहा है। तो एक्स हम यहाँ पे एन की जो वैल्यू है एक्स एन नॉट मान ले रहे हैं आफ्टर 20 ईयर जो भी होगा वो। ठीक है, और यहाँ पे जो एन नॉट और ई टू द पावर क्या है माइनस 20 ईयर के बाद, यानी कि 20 लैम्डा। ठीक है, जो टी की वैल्यू है वो 20 दी हुई है और ये हो जाएगा आपका लैम्डा। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एन नॉट से एन नॉट जो है कैंसिल हो जाएगा और एक्स बराबर जो आ जाएगा, अगर हम 20 को दो भागों में ब्रेक कर दें यानी 4/5 कर दें तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ई टू दी पावर -4 लैम्डा इंटू ई टू दी पावर -5 लैम्डा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो ये x की जो वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी यहाँ से e टू दी पावर -4 लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ पे e टू दी पावर 5 लैम्डा की जो वैल्यू कितनी आई थी 4/3, तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो इसको सीधे सीधे हम ln क्या कर देंगे 4/3 यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, ln 4/3 यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किए थे, देखिए यहाँ पे ई टू दी पावर 5 लैम्डा की जो वैल्यू थी 5 लैम्डा ln 4/3, तो ये आ गया आपका इतना। ओके, तो जब हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू 81/256। ठीक है, 256 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये जो आपका आएगा पूरा x इक्वल्स टू 0.316, यानी कि अगर इसे हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका हम कितना लिखेंगे इसे, देखिए ये जो आपका परसेंटेज में आएगा वो आ जाएगा 31.6%। ओके, तो अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो है वो क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो है आपका ये ऑप्शन डी जो दिया हुआ है वो क्या होगा, वो करेक्ट होगा। 31.6 आ रहा है तो 32% अप्रॉक्सीमेट अगर वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पे तो ऑप्शन डी जो होगा वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये दिया हुआ है कि 2 थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ +15 सेंटीमीटर एंड -12 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन लेंस विल बी। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या आपको निकालना है कि जो टोटल फोकल लेंथ जो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का क्या हो जाएगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, तो देखिए जो f1 की वैल्यू है आपको वो 1/+15 में दे रखी है, तो 1/15
और जो F2 की वैल्यू है वो निगेटिव दे रखी है, तो यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे, 12 हो जाएगा ये। ठीक, अब देखिए 12 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 12। अब ये जो वैल्यू है 1/f की आई है। ठीक है, तो जब हम f को कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका f इक्वल्स टू -60 सेंटीमीटर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। ऑप्शन डी जो है इसमें वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 109 जो है वो क्या दिया है, द एवरेज वैल्यू ऑफ I from t equals to 0 to t equals to capital T for I equals to I naught sin square omega t, where omega equals to 2 pi by capital T is। तो ये पूछा है यदि I बराबर I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जहाँ ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई बाई कैपिटल टी, तो t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू कैपिटल टी तक I औसत का मान पूछा है। तो इसमें लिमिट आपको दे रखा है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके कैपिटल टी तक, और I की जो वैल्यू है आपको वो दी हुई है आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो आपसे आई एवरेज पूछा है, तो देखिए इसके लिए जो हम फॉर्मूला लगाएंगे, आई एवरेज इक्वल्स टू, हम इसे ऐसे भी लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, जो भी लिमिट दे रखी होती है ए से लेके लिमिट बी तक, और फिर आई डी टी, और डिवाइडेड बाय क्या होता है, लिमिट ए टू बी डी टी। ओके, तो यहाँ पे जो आई एवरेज है वो क्या हो जाएगा, 0 से कैपिटल टी, लिमिट यही दिया हुआ है क्वेश्चन में, आई की जो वैल्यू है दी हुई है यहाँ पे देखिए आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो यहाँ पे इसको पुट कर देंगे आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन 0 टू कैपिटल टी डी टी। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे आई एवरेज, तो ये क्या आएगा कैलकुलेट होके, आई एवरेज ये आएगा आपका आई नॉट बाई टी जो है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पर जो ब्रैकेट में वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 टू टी, ये टी जो है ये नीचे वाला आएगा, ये वाला जो टी है। ठीक है, और आई नॉट ये ऊपर से यहाँ से कॉमन हो जाएगा, और ऊपर वाला ही बस इंटीग्रेशन जो साइन है वो बचेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो 0 से टी है और ये ब्रैकेट में 1 माइनस, इसको साइन स्क्वायर को कॉस 2a के वाले फार्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी टी। ठीक है, तो ये देखिए अब यहाँ पे ये 2 है, यहाँ से जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आई एवरेज इक्वल्स टू आई नॉट बाई टी मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर ये वाला जो 1 है, इसकी वजह से जब इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/2 को, तो ये क्या हो जाएगा, और फिर लिमिट पुट कर देंगे तो ये क्या आएगा आपका, आई टी बाई 2 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे ये डी टी का टी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टी बाई 2 आएगा, और फिर माइनस साइन लगा देंगे, और फिर फर्दर जब यहाँ पे फिर इंटीग्रेशन साइन लगेगा यहाँ पर 0 से टी तक, फिर कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, फिर वो जो कॉस जो होगा वो साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेना होगा, 0 से लेके टी तक लिमिट लेना होगा, तो ये वाली पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर 0 आ जाएगी। तो ये देखिए यहाँ से ये वाला टी और ये वाला टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई एवरेज जो निकल के यहाँ से क्या आएगा वो हो जाएगा, वो आई नॉट बाई 2।
और आप इसे मतलब इसे सॉल्व कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, ये साइन वाले में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर जब लिमिट की वैल्यू 0 से t रखेंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आपके आ जाएगी, ठीक है, दोनों लिमिट पे। तो ये आपका आंसर जो है आएगा वो आएगा I0/2। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा 109 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110, वो दिया हुआ है 4 इक्वल पॉइंट चार्जेज प्लस 4 म्यूसी मतलब 4 माइक्रोकुलाम आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर दैट इज़ 50 सेंटीमीटर ऑन अ साइड। द फोर्स ऑन एनी ऑफ द चार्जेज इज़। तो फोर्स पूछ रहा है किसी एक चार्जेस पे, ठीक है। तो इसके लिए हम अभी क्या करें कि इसमें दिया हुआ है कि 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है। तो हम अगर एज्यूम करते हैं यहाँ पे कि सपोज़ ये एक क्या है, स्क्वायर है और इसके चारों कॉर्नर पे चार्जेस रखे हुए इक्वल पॉइंट चार्जेस हैं और प्लस टोटल ये कितना है, 4 माइक्रोकुलाम का है। तो एक चार्जेस यानी 1 माइक्रोकुलाम का होगा। तो सपोज़ दैट ये वाला पॉइंट ये है, ये बी दिया हुआ है और ये सी है और ये डी है, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए इस वाले पे प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर भी क्यू चार्ज यहाँ सी वाले पॉइंट पर भी प्लेस्ड है, ठीक है। फिर बी और डी पर भी ऐसे ही क्यू क्यू चार्जेस जो हैं वो प्लेस्ड हैं। तो अब देखिए यहाँ इस वाले चार्जेस के थ्रू जो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर इस वाले डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे हम, एफ ए, इसको हम एफ ए बोल दे रहे हैं। और इस पे जो डी से जो सी पर लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये वाला फोर्स क्या है आपका, एफ डी, ठीक। अब बी पर जो चार्ज रखा हुआ है उससे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, वो एफ बी, इधर मतलब ये भी क्या हो जाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो हम देख रहे हैं सभी फोर्सेस किधर लग रहे हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है, इस वाले डायग्राम से, क्योंकि सभी क्या है प्लस चार्जेस ही हैं। तो डायरेक्शन इनकी क्या होगी, आउटवर्ड होगी, ठीक है। तो एक तो पहले इनवर्ड और आउटवर्ड वाले से कुछ ऑप्शन को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। तो देखिए ये जो ऑप्शन नंबर ए और बी है ये तो दोनों बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये दिया हुआ है इनवर्ड इनवर्ड। अब सी और डी में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अब हम इसे कैलकुलेट करके देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए जो एफ ए होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, जो ये डायगोनल लग रहा है फोर्स। तो नॉर्मली जब हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, तो ये क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो यहाँ पे Q1 Q2 दोनों क्या है, इक्वल ही हैं, तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और जो ये डिस्टेंस है ये वाली, क्योंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ से इस पे हम निकाल रहे हैं, तो ये कितनी हो जाएगी, ये डायगोनल डिस्टेंस हम लेंगे तो √2a हो जाएगा, ठीक है। √2a, ए मतलब यहाँ पे जितनी भी उसकी डिस्टेंस दी हुई होगी वो, मतलब डायगोनल जो वैल्यू है वो एक साइड की जो ए वैल्यू होगी वो हो जाएगी, ठीक है, वहाँ पे पुट कर देंगे तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब जो एफ बी है वो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे जो फोर्स एफ बी है वो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर जो एफ बी और एफ सी, एफ बी और ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स, ये और ये एफ डी जो लग रहा है वो क्या होगा, इक्वल होंगे आपस में, ठीक है। ये जो फोर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल होंगे। बस ये जो ए डिस्टेंस है ये दोनों के लिए क्या होगी, सेम हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे देखिए एफ बी और एफ डी क्या हो जाएंगे, वो सिमिलर होंगे, टू एफ डी। अब देखिए जब हम इसका वेक्टर मतलब जब, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है यहाँ पे जो डायरेक्शन इसमें लग रहा है, तो यहाँ पे देखिए कि
जो हम इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, सबको ऐड करेंगे, तो वेक्टर तो ऐसे ही ऐड तो होगा नहीं। फिर हम रिजल्टेंट वेक्टर जब इसका कैलकुलेट करेंगे इन दोनों फोर्सेस के लिए, तो ये क्या होता है, मान लीजिए दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट होता है, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का, मतलब कि इस वाले फोर्स और इस वाले फोर्स के बीच में थीटा जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो ये वाला जो टर्म होता है +2F1 F2 कॉस थीटा, तो कॉस 90 डिग्री, तो ये वाला ज़ीरो हो जाएगा, F1 और F2 बचेगा। तो F1 और F2 हम मान लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि FB और FD क्या है, F1 और F2 है, और दोनों क्या है, इक्वल ही हैं। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे इसको FB हम नोटेशन में रख दे रहे हैं, ठीक है, FB। तो ये हो जाएगा आपका √2FB, ओके, ये हो जाएगा √2FB। तो यहाँ से जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल फोर्स जब हम निकालेंगे FT, तो ये क्या आएगा, FA प्लस FB प्लस FD, ठीक है। तो यहाँ से FA की वैल्यू तो हमें पता ही है कि ये वाला जो फोर्स है ये कौन सा है, FA है, ठीक, जो ये डायगोनल वाला लग रहा है। अब देखिए सबकी वैल्यू यहाँ पे जब हम पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में, मैं इसे नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेती हूँ। तो ये क्या आ जाएगा आपका, टोटल फोर्स FT जो है आ जाएगा 1/4πε0 Q/A² प्लस कि इस वाले में जो ये वाला जो फोर्स है वो कौन सा है, ये FA है, ठीक है। तो ये जो FA है वो कितना आया था यहाँ पे, 1/4πε0। इसमें क्या था, जो डायगोनल डिस्टेंस भी लिए थे, तो ये आ गया था Q/2A², क्योंकि ये √2 A² था, तो होल स्क्वायर जब यहाँ पे डिस्टेंस का करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस FA और FB, FD और FB का जो हम रिजल्टेंट निकाले हैं वो कितना आया है, 1/4πε0 Q² डिवाइडेड बाई A², और जो था रिजल्टेंट में √2 आया था, 2FB आया था, ठीक है। तो अब इसको जब हम F टोटल यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको हम कॉमन मान लेंगे, बाहर में ले लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 9 × 10⁹ और A² को भी हम बाहर ले लेंगे। तो देखिए A² 50 सेंटीमीटर उसका दिया हुआ था, जो था वो साइड जो थी स्क्वायर की वो, तो 50 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2, और स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब इस सबको हम कॉमन किए हैं, तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये क्या हो जाएगी, √2, ये वाली जो है वो पहले तो यहाँ वाले से शुरू करते हैं। देखिए 1/2 प्लस रूट अंडर वाली जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 1.41, और जो Q की वैल्यू है वो टोटल कितना चार्जेज है, माइक्रो कूलम में दिया हुआ है। तो माइक्रो कूलम का मतलब कितना हो जाएगा, 4 माइक्रो कूलम दिया हुआ था ना, Q² भी रखेंगे यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर और माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होगा, तो जब उसका भी स्क्वायर होगा तो यहाँ पे -12 आ जाएगा, ओके। तो ये FT जब हम टोटल फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 1.11 न्यूटन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा इस वाले क्वेश्चन का, तो देखिए 110 का जो क्वेश्चन नंबर D है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 1.10 न्यूटन आउटवर्ड एलोंग डायगोनल, ठीक है।
तो ये वाला आपका ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका 111 है उसमें ये पूछा है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 3 डायमेंशनल वेव इज़। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है 3D वेव का, तो बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट एक रिलेशन है जो 3D वेव के रिप्रेजेंटेशन का है। इसमें जो ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा, वो करेक्ट होगा। डेल्टा का डेल स्क्वायर साई इक्वल्स टू 1/v², और ये जो है ये वेलोसिटी ऑफ वेव होता है डेल d2 साई अपॉन dt2। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा 111 का, वो जो होगा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन हम रख रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और वीडियो अगर आपकी को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।